तो हेलो मेरी डॉक्टर स्टोन का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं हमारे रॉकेट में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं और वो लोग कौन होंगे जो मून मिशन में ट्रैवल करने के लिए एस्ट्रोनॉट बनेंगे। इतने में ताइजू यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि आखिरकार हम अपने फाइनल बॉस वाई मैन से लड़ने के लिए तैयार होने वाले हैं। इतने में सुइका बोलती है कि हम में से कौन जा रहा है रॉकेट में आखिर। इतने में यो यहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि अगर आप लोग जिद करोगे तो मैं अपने काम को छोड़ के जाने के बारे में सोच सकता हूँ। यो की बात सुनकर यहाँ पर कोहाकू बोलती है तुमसे किसी ने पूछा नहीं है तो मत बोलो बीच में। इतने में चेल्सी यहाँ पर एक आइडिया देते हुए बोलती है कि ये सबसे बढ़िया होगा कि अगर कोई स्पेस एक्सपर्ट हम में से किसी को चुने, जैसे कि यहाँ पर अपना जेनो है। इतने में सीन यहाँ पर जेनो की तरफ जाता है जो कि यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है कि अब स्टोन वर्ल्ड में जो मून मिशन होने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है जो पहले किया गया था मून मिशन से। सबसे पहले हमें अपने मेजोरिटी ऑफ द फ्लाइट लोगों को टेक ऑफ से पहले अपने एस्ट्रोनॉट को पेट्रीफाइड करना होगा। जेनो की ये बात सुनकर यहाँ पर जिन कहता है कि बिल्कुल, ताकि मून मिशन के दौरान उनके साथ कुछ हो तो हम उन्हें वापस से रिवाइव कर सके। ये बात सुनकर यहाँ पर सेंकू कहता है कि हमारा जो डिजाइन होगा वो बिल्कुल हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आसानी से बचाने जैसा होना चाहिए। इतने में यहाँ पर ऊक्यू बोलता है कि हमारे न्यू वर्ल्ड में एक एडवांटेज है हमारे लिए क्योंकि हम लोग खुद को पेट्रीफाइड कर सकते हैं। इतने में डॉक्टर जेनो बोलता है कि हालांकि हमारे सामने मिशन के टाइम बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है कि वाई मैन आखिर है कौन। ऊपर से हमें ये पता करना होगा कि हमारा जो साइंस है उसकी हेल्प से हम इस दुश्मन को हरा सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, वो है सिर्फ वाई मैन का पेट्रीफाइड बीम के ऊपर। अब यही एक इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हम लोग ह्यूमैनिटी का फेट डिसाइड कर सकते हैं। यही सब रीजंस की वजह से हमने 21st सेंचुरी के एस्ट्रोनॉट को नहीं चुना है इस मिशन के लिए, इसलिए हम लोग चुनने वाले अपने न्यू एस्ट्रोनॉट्स को अपने मिशन के लिए। इसीलिए हम में से 3 लोगों को ही चुनने वाले हैं एस्ट्रोनॉट के लिए क्योंकि उनको पेट्रीफाइड बीम से कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। और वो 3 एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं, एक होगा पायलट, दूसरा होगा साइंटिस्ट और तीसरा होगा वॉरियर। जैसे यहाँ पर राइशु पायलट का नाम सुनता है और वो बोलता है कि पहला जो स्लॉट है वो मेरा होने वाला है। राइशु की बात सुनकर यहाँ पर क्रोम बोलता है कि तुम्हारे बात से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, वैसे भी तुम ही पायलट बनोगे। इतने में डॉक्टर जेनो बोलता है कि अब हमें साइंटिस्ट चुनना होगा, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। और यहाँ पर डॉक्टर जेनो बोलता है कि मैं यहाँ पर ग्राउंड पे रह के बाकी चीजों को संभालूंगा और ये काम मेरे से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। जैसे ही डॉक्टर जेनो की बात यहाँ पर क्रोम सुनता है तो वो बोलता है कि हमारा साइंटिस्ट तो अब सेंकू ही बनने वाला है। क्रोम की ये बात सुनकर यहाँ पर सुइका बोलती है ये वैसे भी कोई डिबेट की बात नहीं थी। इतने में डॉक्टर जेनो यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि हमारे एस्ट्रोनॉट को फ्लाइट के दौरान यहाँ पर उन्हें पेट्रीफाइड होना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को ट्रेनिंग के अंदर नहीं जाना है, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपने स्टेमिना का। जैसे यहाँ पर सेंकू स्टेमिना का वर्ड सुनता है वो एकदम शॉक में चला जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जिन और कोहाकू ये दोनों भी घबराने लगते हैं। इतने में यहाँ पर जो निकी होती है यहाँ पर सेंकू को वो स्टेमिना ट्रेनिंग देती रहती है। इतने में निकी यहाँ पर सेंकू को धमकाते हुए बोलती है कि तुमसे ज्यादा समय तक तो एक बच्चा भी जिंदा रह सकता है सेंकू। अब अपने कपड़ों में तैरते हुए रोना बंद करो एक अंकल की तरह, ये बहुत ही पैथेटिक लग रहा है। अगर तुम अभी से ऐसा करोगे तो उस स्पेस सूट में तुम आखिर एक कदम भी कैसे चल पाओगे। दूर से ये चीज अपनी सुइका देखते रहती है और वो बोलती है कि अरे ये तो निकी के हाथ लग गया है भाई सेंकू। इतने में ताइजू यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि अरे निकी कब जापान वापस आ गई। ताइजू की ये बात सुनकर यहाँ पर जिन कहता है कि ये चीज हमने इसीलिए नोटिस नहीं की है क्योंकि हम लोग डेली उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। इतने में राइशु इनकी बातें सुनकर यहाँ पर बोलता है कि अब इंटरनेट वापस आ गया है और चलने लगा है, हमें अब दुनिया भर में प्रमुख लोगों को तैनात करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये दुनिया अब ऑनलाइन हो चुका है तो चीजें अब शेयर हो सकती है एक दूसरे से। अब हम ऐसी फेज पे आ चुके हैं जहाँ पर लोग अपने रिलीजन और अपने सिविलाइजेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर यूजीहिरा आके अपने ताइजू से मिलती है। इतने में गिनेरो भी यहाँ पर खुशी से आके रूरी से मिलने आता है लेकिन कोहाकू उसे पेल देती है। इतने में जिन यहाँ पर डॉक्टर जेनो से पूछता है कि डियर जेनो, सैनिकों को घर बुलाने का कोई कारण है क्या आपका। जिन की ये बात सुनकर यहाँ पर डॉक्टर जेनो बोलता है कि ये इलेक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग है जिन, लेकिन अभी भी हमारे मिशन के लिए हमें एक वॉरियर की जरूरत है। जैसे यहाँ पर वॉरियर की बात होती है यहाँ पर सुकासा और हयोगा ये दोनों टॉप कंटेंडर होते हैं वॉरियर के लिए। इतने में सीन यहाँ पर सेंको की तरफ जाता है जो कि यहाँ पर सोचते रहता है कि एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन के लिए ये जो कपड़ा पहन के तैरने का जो तरीका है ये एक मुश्किल टेस्ट है हमारे लिए। इतने में हम वापस से अपने सेंको को तैरता हुआ देख पाते हैं जो कि यहाँ पर क्रोम और सुइका उसे इंकरेज करते रहते हैं। अब इतने में यहाँ पर दूसरा टेस्ट आता है जो कि होता है कंसंट्रेशन
ट्रायल। ये चीज देखकर यहाँ पर ओक्यू बोलता है कि ऐसे टेस्ट के बारे में मैंने पहले भी सुना है। उनको एक खाली पेपर में वाइट जिक्सॉ पजल दे दिया जाता है जिसको उन्हें सॉल्व करना होता है, जिसके लिए इन्हें पेशेंस और डेलीगेंस की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर कोहाको जिक्सॉ पजल देखती है उसका तो हालत खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा सेंको जिक्सॉ पजल को इजीली सॉल्व करके फेंक देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर चेल्सी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती कि अगर बात ब्रेन का हो तो सेंको इसमें बहुत ही प्रो है। इतने में जिन बोलता है कि आखिर कौन है जो बुलबुलिया को डिजाइन किया है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर जो साई होता है प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपना जो बुलबुलिया होता है उसे प्रोग्राम करते रहता है। इतने में इनका तीसरा टेस्ट आता है जो कि होता है इक्विलिब्रियम ट्रायल्स, जहाँ पर इन्हें जोर जोर से घुमाया जाता है जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ जाते हैं। यहाँ पर गिनरो को तो उल्टी भी आ जाता है। इतने में अपने सुकासा को टंकी मारते हुए देख पाते हैं जो कि एक छलांग में सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हयोगा के पसीने ही आ जाते हैं और वो बोलता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था। अगर बात अरीना की हो तो सुकासा बहुत ही चैंपियन है इस चीज में। ये चीज देखकर यहाँ पर मैग्मा घबराते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो पहले दिन से ही इतना ताकतवर लग रहा है मुझे तो। और दूर से ये चीज अपना राइशु ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि अब फाइनल हो चुका है कि अपना सुकासा ही वॉरियर बनने वाला है। इतने में डॉक्टर जेनो बोलता है कि जरूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट अपने फिजिकल पावर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ रॉ स्टैट और रिकॉर्ड्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाईमैन से लड़ने के लिए हमें इससे ज्यादा और चाहिए होगा। लेकिन जब बात फाइट की आती है तो हम अभी भी इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। इतने में यहाँ पर कोहाकू का जम देख के सुकासा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर जेनो और सेंकू भी हैरान हो जाते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर सुकासा कोहाकू के पास जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर कोहाकू उससे पूछते कि क्या हुआ सुकासा, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। कोहाकू के इतना बोलते ही यहाँ पर सुकासा जो होता है सीधा कोहाकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर कोहाकू उसके अटैक को रोक लेती है और यहाँ पर कोहाकू सुकासा से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और तुम ये चीज कर रहे हो तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दो मुझे। अब जाकर हम लोग इतने आगे आ चुके हैं और ऊपर से तुम अब हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। कोहाकू के इतना बोलते यहाँ पर जो सुकासा होता है एक स्माइल देते हुए रुक जाता है और वो कोहाकू से कहता है कि आई एम सॉरी कोहाकू, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे स्किल्स पे शक किया। अभी लड़ने की वजह से मुझे वापस से अपनी मेमोरीज वापस आ गई है जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पर हम दोनों की ब्लेड्स एक दूसरे से टकराई थी। अब इतनी सारी काउंटलेस लाइफ और डेड बैटल के बाद तुम इतनी केपेबल वॉरियर बन चुकी हो कि तुम हायोगा और मेरे जितने लेवल की हो चुकी हो। ये बातें सुनकर यहाँ पर कोहाकू स्माइल करते हुए बोलती है चलो चापलूसी मत करो मेरी, अभी अभी हुई हमारी लड़ाई से मुझे इतना तो समझ आ चुका है। अगर बात मार्शल आर्ट्स की हो तो मैं तुम्हारे टक्कर की नहीं हूँ। कोहाकू की ये बात सुनकर यहाँ पर सुकासा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप होगा पावर का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली अभी जो वेपन्स तुम्हें प्रोवाइड किए गए हैं साइंस किंगडम के द्वारा उसके हिसाब से तुम मेरी लेवल की हो चुकी हो। और इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि साइंस एक ग्रेट इक्वलाइजर है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सुकासा होता है डॉक्टर जेनो और सेंकू से बात करते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे जगह कोहाकू को चुन लो, क्योंकि वो मेरे से अच्छी वॉरियर है और ये चीज के लिए वो शूट करेगी, क्योंकि रॉकेट में जाने के लिए उसका जो वजन है वो बहुत कम है मेरे से, और ऊपर से वो कॉम्बैट एक्सपर्ट है और इस टीम में बिल्कुल फिट होगी। इतने में डॉक्टर जेनो सबके सामने अनाउंसमेंट देते हुए बोलता है कि हमारा लूना मिशन के लिए हमारे 3 एस्ट्रोनॉट चुन चुके हैं, जो कि हमारे 3 हीरोज होने वाले, जो कि है राइशु, सेंकू और कोहाकू, जो कि इस मून मिशन में जाने वाले वाईमैन के खिलाफ लड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो राइशु होता है रॉकेट का एक मॉडल बना के सबके सामने लाके दिखाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जिन घबराते हुए बोलता है कि जब से इसे मून मिशन के लिए चुन लिया गया है तब से थोड़ा सा बावला हो चुका है। ये चीज देखकर यहाँ पर सुइका स्माइल करते हुए बोलती कि ये अभी से चांद में जा चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रांसोइस भी बोलती कि ये तो नेचुरल चीज है, क्योंकि ये हर चीज को डिजायर करता है पूरा करने के लिए। इतने में यहाँ पर राइशु का रॉकेट मॉडल देखकर यहाँ पर चेल्सी खुश होते हुए बोलती है अरे यार ये तो कितना एक्यूरेट स्केल मॉडल है। दूसरी तरफ ये चीज देखकर यहाँ पर शंकु भी खुश होते हुए बोलता है कि इससे हमें स्टडी करने का मौका मिलेगा अपने काम को लेकर, हमसे जो भी गलती होगी हम उसे ठीक कर पाएंगे इस मॉडल को देखकर। इतने में कासिकी भी बोलता है कि ये बिल्कुल इसी पर्सियस के छोटे मॉडल जैसा है जिससे हमने बड़ा पर्सियस बनाया था। इतने में राइशु चुटकी मारते हुए बोलता है कि देखो मेरा स्पेसशिप मॉडल इन ए बॉटल। इतने में इनकी बातें सुनकर यहाँ पर साई स्माइल करते हुए बोलता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब राइशु भी अपना एक छोटा मॉडल शिप बनाकर मेरे पास लाया था और वो उस शिप को लेकर मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया करता था ताकि मैं उसके लिए एक नंबरिंग करके दे दूं। और इसी के साथ सीन यहाँ पर पास्ट में जाता है जहाँ पर जो छोटा राइशु होता है वो अपने छोटे शिप को देखकर बोलता है कि ये सिर्फ एक कंटेंट मॉडल नहीं है, मैं बड़े होकर एक दिन ऐसे ही बड़े शिप को चलाऊंगा
जाऊंगा। और इतने में राइसू यहाँ पर साई से बोलता है कि साई तुम मेरे लिए प्रोग्राम कर दो, वो भी एक सेल सिमुलेटर को जिसको मैं चला सकूं कंप्यूटर में। और इसी के साथ सीन यहाँ पर प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर हम देख पाते हैं साई जो होता है स्पेसशिप सिमुलेटर भी बना दिया होता है जिसको यहाँ पर ये लोग खेलते रहते हैं, जहाँ पर अपना राइसू स्पेसशिप सिमुलेटर को उड़ाते हुए यहाँ पर वो हाईएस्ट रिकॉर्ड बना देता है, जिसको देखकर यहाँ पर ताइजू बोलता है कि अरे इसने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है फिर से। ये चीज देखकर यहाँ पर यूजीरा घबराते हुए बोलती है आखिर ये इसका लाइफ जो है। इतने में राइसू यहाँ पर स्माइल करते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं एक ऐसे सिम गेम का चैंपियन जो हूँ, लेकिन जो हमारा स्पेशल स्पेस फ्लाइट होने वाला है वो पावर्ड बाई होने वाला है न्यू वर्ल्ड साइंस के द्वारा, और उससे हम लोग ऐसे जगह में ट्रेवल करने वाले हैं जहाँ पर हम पहले नहीं गए हैं। स्टोन वर्ल्ड की दुनिया से गाड़ा गया अनुभव और इंस्टीट्यूशन फॉरेज का कारक होगा। इतने में यहाँ पर राइसू की ये बातें सुनकर यहाँ पर ऊक्यू बोलता है कि वैसे भी तुम इन चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो। इतने में निकी बोलती है कि वैसे और कोई नहीं है जो तुमसे बेहतर पायलट बनने का सपना देख सकता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर जो राइसू होता है अपना छोटा सा फाइटर प्लेट उड़ाते रहता है आसमान में, और यहाँ पर लिख के आता है कि स्टोन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस पायलट। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो साई होता है कंप्यूटर में गेम खेलते रहता है। वो चीज देखकर यहाँ पर कोहाकू पूछती है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या स्पेस में गोला बारूदों से लड़ाई होने वाली है क्या, जिसको सुनकर यहाँ पर मीनामी बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर फिर साई बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर गेम खेलने के लिए बनाया हूँ। दूसरी तरफ इनकी बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू अपना कान खजुलाते हुए बोलता है कि एक्चुअली ऐसा हो भी सकता है, क्या पता स्पेस में गोला बारूद से फाइट होना भी चालू हो जाए। सेंकू की ये बातें सुनकर यहाँ पर बाकी लोग घबरा जाते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर जेनो की तरफ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जेनो बोलता है कि मून हमारे लिए बिल्कुल एक अननोन जगह होने वाला है जहाँ पर हम एक कॉम्बैक्ट करने वाले हैं। इतने में सेंकू बोलता है कि सोच के देखो एक बार, क्या पता वाईमैन के पास कोई अल्टीमेट वेपन हो सकता है जिसका सामना हम नहीं कर पाए। तो अल्टीमेट वेपन का नाम सुनते ही यहाँ पर क्रोम बोलता है शायद मेरे को लगता है कि उसके पास मेड्यूसा ही होगा, जिसको सुनकर यहाँ पर सेंकू बोलता है कि करेक्ट 10 बिलियन पॉइंट्स। इतने में सेंकू आगे बोलता है कि लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है कि जो कि बिना किसी प्लान के फाइट में कूद जाते हैं, ये तो बिल्कुल एक बेवकूफी का काम है और हम बेवकूफी नहीं करते हैं। अब हम मेड्यूसा का सामना करेंगे, वो भी अपने 2 न्यू स्पेशल साइंस आइटम की हेल्प से। इतने में यहाँ पर सेंकू बोलता है कि हमारा पहला आइटम होने वाला है, और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा जोएल की तरफ जाते हैं जो कि यहाँ पर एक वॉच बनाते रहता है, और वो बोलता है कि मैं अपने करियर में बहुत सारे वॉचेस बना चुका हूँ, अब मैं जो वॉच बनाने वाला हूँ वो मेरे वर्क का सबसे बड़ा मास्टरपीस होने वाला है, और उस वॉच को मैं बुलाता हूँ द रेजरेक्शन वॉच। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो क्रोम होता है उस वॉच को पहन लेता है। जैसे यहाँ पर वो वॉच को पहनता है, यहाँ पर जो जोएल होता है वो बोलता है कि उस वॉच के अंदर रिवाइवल फ्लूइड को भरा गया है, अगर मान के चलो हमसे अगर कोई पेट्रिफिकेशन बीम टकराएगा तो हम इस वॉच की हेल्प से अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक टाइमर सेट किया है, अगर तुमको टाइमर सेट करना है तो तुम 3 सेकंड के लिए कर सकते हो, फिर उसके बाद 3 मिनट के लिए, और उसके बाद और भी ज्यादा टाइम के लिए। जैसे ये वॉच एक्टिवेट होगा उसके अंदर से रिवाइवल फ्लूइड बाहर निकलेगा। ये चीज देखकर यहाँ पर क्रोम बोलता है कि अरे यार ये तो कितना ऑसम चीज है हमारे लिए, काश ये चीज दुनिया में सभी लोगों के पास होता, इससे पेट्रिफिकेशन होने के बाद भी लोग अपने आप को वापस से रिवाइव कर लेते। क्रोम की ये बातें सुनकर यहाँ पर डॉक्टर जेनो बोलता है कि क्या तुमने वो चीज नहीं देखा है अपने आंखों से, उतना बड़ा मेड्यूसा का पहाड़ जो कि ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। जैसे ये बात यहाँ पर डॉक्टर जेनो बोलता है यहाँ पर कोहाकू के दिमाग में क्लिक होता है, और वो बोलती है कि अगर मान के चलो पेट्रिफिकेशन बीम अगर एक के बाद एक हमारी तरफ आएगी तो हम अपने आप को कैसे रिवाइव कर पाएंगे वापस से। कोहाकू की बात सुनकर यहाँ पर सुकासा कहता है कि तुम सही कह रही हो कोहाकू, अगर हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर मल्टीपल स्टेज में अटैक कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर वाईमैन ने हमारे ऊपर पेट्रिफिकेशन बीम को लॉन्च किया उसके बाद फिर दूसरा पेट्रिफिकेशन बीम लॉन्च किया थोड़े टाइम बाद, ऐसे करके वो हमारे ऊपर मल्टीपल पेट्रिफिकेशन बीम लॉन्च कर सकता है, जिसकी वजह से हम वापस से खुद को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक पेट्रिफिकेशन बीम से खुद को रिवाइव करेंगे हमारे ऊपर दूसरा पेट्रिफिकेशन बीम आकर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से हम वापस से पेट्रिफाइड हो जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर अगर दूसरा मेड्यूसा डिवाइस अटैक करने वाला होगा उससे पहले ही हमें उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। ये बोलकर वो इनके सामने एक गन को दिखाता है, जिसको देखकर यहाँ पर कोहाकू और बाकी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते। इतने में यहाँ पर जो सेंकू होता है वो बोलता है कि ये चीज अपना सेकंड आइटम होने वाला था। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मेड्यूसा डिवाइस का एक ढेर लगा देते हैं, और यहाँ पर यो जो होता है उसी गन को लेके यहाँ पर फायर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेड्यूसा डिवाइस जो होता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इतने में ये लोग यहाँ पर दूसरे मेड्यूसा डिवाइस के ऊपर टेस्ट करते हैं, जहाँ पर ये लोग गन से सीधा उन मेड्यूसा डिवाइस के ऊपर शूट करते हैं, जिससे वो मेड्यूसा डिवाइस ब्लास्ट हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर सेंकू बोलता है कि ये चीज देखकर मुझे
बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो राइशियो है हमारे काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोहाकू बोलती है कि उसे हमारे शूटिंग स्किल के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो चार्ज ले रहा है खुद ही से शूटिंग स्किल सीखने का। ये चीज देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमें टोटली यूजलेस नहीं होना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इतने में सीन यहाँ पर रात हो जाता है जहाँ पर बाकी लोग सो जाते हैं और हमारा जो राइशियो होता है चांद की तरफ देखते हुए सोचता है कि द एलिफेंट इन द रूम कांट बी इग्नोर्ड, और वो बोलता है कि मेरे से भी एक बेहतर पायलट हो सकता है, क्या पता वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्क्समैन हो। ये बोलकर वो एक कॉशन वाले एरिया पे उतरने लगता है और यहाँ पर राइशियो बोलता है कि ये जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जिन लोगों ने किंगडम ऑफ साइंस के लिए लड़ा है। ये वो जगह है जहाँ पर एक माइटिएस्ट वॉरियर को डाला गया है और हम देख पाते हैं उस जगह पे अपने स्टैनली को रखा गया होता है जिसके सामने यहाँ पर अपना राइशियो खड़ा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।